माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 9th की केमिस्ट्री में चल रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4। मैं ये दोनों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये बात वो सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं जो मेरे सभी लेक्चर्स को लगातार देखते आ रहे हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने मेरे अभी तक इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो मेरी आपको सजेशन है कि पहले इससे पहले के दिए गए लेक्चर्स को देखें, तब जाके आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। एक बच्चा कहता है क्यों सर, ऐसा क्यों? क्या आज का लेक्चर किसी नए टॉपिक पे नहीं है? क्या आज का लेक्चर कंटिन्यूटी का लेक्चर है? जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का कंटिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है। मतलब कुछ समझ नहीं आएगा अगर इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है। सो मेरी आपको सजेशन है कि एक बार आप इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें जिसमें मैंने शुरू किया था। इनफैक्ट वो भी कंटिन्यूटी का ही था, लेकिन मैंने उसमें एक नए टॉपिक का जिक्र किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर था पार्ट 4। आज का वीडियो लेक्चर नंबर है पार्ट 5। तो पार्ट 5 के पार्ट 5 वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम पार्ट 4 की बातों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये वीडियो लेक्चर उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने पार्ट 4 देखा है। अगर आप बिना पार्ट 4 के आज का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेसिक बातें जिनका मैं इस्तेमाल करूंगा वो मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाई है। और आप जानते हो कि मैं ये चाहता हूं कि आपको चीजें अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझ आए। सो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखना ना भूलें। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर पार्ट 5 मैं यहां पे लिख रहा हूं। let us continue the concept of electronic configuration। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंटिन्यूएशन है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक हमारी मदद करता है केमिस्ट्री में 4 चीजों को समझने में। पहली कि वैलेंसी क्या होता है, दूसरा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन, कि आयन क्या होता है, आयन कैसे बनता है, वो सारी चीजें मुझे आपको पढ़ानी है। एक और बड़ी प्यारी चीज जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ आयन, और एक बड़ी प्यारी चीज जो मुझे आपको समझानी है, हाउ डू एटम्स कंबाइन। इनफैक्ट कभी कभी मेरा मन करता है मैं हाउ डू के साथ साथ व्हाई डू भी पढ़ाऊं, तो मैं आपको दोनों ही पढ़ाऊंगा, हाउ डू एंड व्हाई डू एटम्स कंबाइन। ये वो सारी बातें हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों जो आज के वीडियो लेक्चर में शायद सारी बता भी पाऊं और शायद सारी ना भी बता पाऊं। कोशिश पूरी करूंगा। इसका मतलब सिलसिला चल रहा है, सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, सिलसिला चलता रहेगा। आपको सुनना है और आपको समझना है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि किसी भी एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो सब एटॉमिक पार्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसे कहा जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन होता है, एक जिसे कहा जाता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन होता है, और एक वो पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रॉन होता है। चलो सर, आपने ये बता दिया कि कौन सा पार्टिकल क्या होता है, अब ये बताओ कि कौन सा पार्टिकल कहां होता है। हाँ जी, कौन सा पार्टिकल कहां होता है इसी के बारे में बताऊंगा और आप सुनो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद शेल्स में होता है। और एटम में 9th क्लास में, मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूं, हायर क्लासेस में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। 9th क्लास में हमें 4 शेल्स के बारे में जानकारी दी गई है। एटम का पहला शेल होता है के शेल, दूसरा शेल होता है एल शेल, तीसरा शेल होता है
m शेल और चौथा शेल होता है n शेल। किसी भी एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, इस बात को समझाने के लिए नील बोर ने एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं 2n² रूल। और 2n² रूल का मतलब होता है n का मतलब शेल की गिनती कि कौन सा शेल है। अगर पहला शेल है तो n की वैल्यू 1, अगर दूसरा शेल है तो n की वैल्यू 2, अगर तीसरा शेल है तो n की वैल्यू 3, अगर चौथा शेल है तो n की वैल्यू 4। और हर एक शेल की गिनती को मद्देनजर रखते हुए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसकी हमने कैलकुलेशन करी थी। तो हमें पता चला था कि K शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और N शेल में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रहा हूं कि इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। कम आप जितने मर्जी भर दो, लेकिन कानून कहता है कि पहले K भरा जाएगा फिर L भरा जाएगा। अब एक बच्चे ने पूछ डाला, सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये सबसे आसान चीज है, किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसका अनुमान हम उसके एटॉमिक नंबर से लगा सकते हैं। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब हमें उसका एटॉमिक नंबर याद करना होगा। अब ये मत कहना कि मैंने आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं कराया है, मैंने आपको पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कराए हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। और जब आपको एटॉमिक नंबर पता है या आपको याद है तो अब आपको प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की गिनती अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन्स की गिनती होती है, वही उसके इलेक्ट्रॉन्स की गिनती होती है। अब आज आपको मैं वही बात जो इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं दोहराते हुए आपको केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़े जाने वाले पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल बनाना सिखाऊंगा या बना के दिखाऊंगा। सो लेट अस ड्रॉ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे क्लास 9th के बच्चों, टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, यानी मैं पहले 20 एलिमेंट्स की आज आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए हम सिलसिला शुरू करते हैं और आपको चीजों को डिटेल में समझाते हैं और देखते हैं कि हम कहां तक बढ़ पाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहला ध्यान देंगे, यहां मैंने लिखा नेम ऑफ एलिमेंट, मैंने एलिमेंट का नाम लिखा। उसके बाद मैं लिखूंगा उस एलिमेंट का सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल। एटॉमिक नंबर मैं यहां लिख दूंगा, आपको साइड में नजर आ जाएगा। एटॉमिक नंबर मैं यहां लिख दूंगा Z, उसका एटॉमिक नंबर यहां चलता रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद उसके K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो लिखूंगा, उसके L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो लिखूंगा, उसके M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो लिखूंगा, उसके N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो लिखूंगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। फिर से एक चीज लाऊंगा, नेम ऑफ एलिमेंट की, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बार में 20 एलिमेंट बाहर नहीं आ पाएंगे। नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है जी। और यहां पे उसका एटॉमिक नंबर उसके साथ साथ चलाऊंगा, एटॉमिक नंबर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब क्योंकि ये हमारे लिए एक बाधा का काम कर रहा है तो इसे मैं मिटा दूंगा और इस कॉन्सेप्ट को मिटाकर मैं इस कॉन्सेप्ट को वक्त आने पे दोबारा लिखूंगा। और वैसे भी मुझे आपको समझाना ही है तो मैं आपको समझाऊंगा, उसे आपको बताने के लिए था। तो एटॉमिक नंबर Z, उसके बाद एटॉमिक नंबर Z के बाद हम यहां पे लिखेंगे सिंबल। क्या लिखेंगे भाई? सिंबल। सिंबल के बाद हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि K लिखेंगे, यानी कि L लिखेंगे, यानी कि M लिखेंगे और यानी कि N लिखेंगे। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आइए सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हीलियम, तीसरा एलिमेंट है लिथियम, चौथा एलिमेंट है बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। उसके बाद है बोरॉन, बोरॉन के बाद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कार्बन, कार्बन के बाद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नियॉन।
आइए, ये हो गए पहले 10। नियॉन के बाद यहां पे लिखूंगा सोडियम। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, सोडियम के बाद है हमारा मैग्नीशियम, सोडियम के बाद है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है हमारा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद है हमारा सिलिकन, सिलिकन के बाद है हमारा फास्फोरस, सिलिकन के बाद है हमारा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद है हमारा सल्फर, सल्फर के बाद है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद है हमारा आर्गन, आर्गन के बाद है हमारा पोटेशियम। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, पोटेशियम के बाद है हमारा क्लोरीन और उसके बाद है हमारा क्या, ना 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 ना, ये गड़बड़ हो गई यार। आर्गन हमारा है, ये तो गड़बड़ हो गई ना, पोटेशियम के बाद सीधा कैल्शियम है, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। आर्गन का पोटेशियम है और पोटेशियम के बाद है हमारा सीधा कैल्शियम। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, एक बार देखो पूरी टेबल पे जरा नजर डालो, आपको पूरी टेबल में पहले 20 एलिमेंट्स अच्छे खासे स्क्रीन पे साफ साफ शब्दों में नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है? आओ सिंबल की बात करें। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम कैपिटल B स्मॉल e, बोरॉन कैपिटल B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन कैपिटल N स्मॉल e, सोडियम कैपिटल N स्मॉल a, मैग्नीशियम कैपिटल M स्मॉल g, एल्यूमिनियम कैपिटल A स्मॉल l, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम। क्या मेरे किसी बच्चे को जरा भी कोई डाउट है? एक बच्चा कहता है सर ये तो पुरानी बात है, इसमें क्या डाउट होगा? अच्छा ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, जरा सुनो ध्यान से। हम जानते हैं कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, M में 18 आ सकते हैं, N में 32 आ सकते हैं। हम जानते हैं कि भाई K में 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 18 आ सकते हैं, N में 32 आ सकते हैं। ये मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, ये मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है। अब आएंगे कितने, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भरने कितने हैं? एक। आओ जी, हाइड्रोजन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, K में भर दिया, तुम्हारे बाकी शेल खाली रहेंगे, तुम्हारे पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बिठा दिए। लिथियम तुम्हारे पास 3 है, तो 2 मैंने यहां बिठाए, 1 मैंने यहां बिठाया। बेरिलियम तुम्हारे पास 4 है, फिर मैंने 2 यहां बिठाए, 2 यहां बिठाए, हो गए देखो तुम्हारे 4। बोरॉन तुम्हारे पास 5 है, तो 2 मैंने यहां बिठाए, 3 मैंने यहां बिठाए। कार्बन तुम्हारे पास 6 है, 2 मैंने यहां बिठाए, 4 मैंने यहां बिठाए। ए नाइट्रोजन मत भूल, तेरे पास 2 5 यहां बिठाए। ए ऑक्सीजन 2 यहां बिठाए, उसके बाद मैंने 6 यहां बिठाए। ए फ्लोरीन 2 यहां बिठाए, 7 यहां बिठाए। ए नाइट्रोनियॉन 2 यहां बिठाए, 8 यहां बिठाए। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या ये बातें मैंने पहले नहीं बताई थी? मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 4 में भी ये टॉपिक तो कराया ही कराया था। एक बच्चा कहता सर यही तो आपकी बात सबसे पहले लगती है कि आगे बढ़ो ना बढ़ो, पहले पीछे का जरूर पढ़ो पढ़ो। वही तो मैंने किया कि आगे बढ़ने से पहले मैंने पीछे का रिवाइज करा दिया आज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टॉपिक कहीं टूट गया। टॉपिक जहां रुक गया था वो चीज मैंने रिपीट करी और उस चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पहले 10 एलिमेंट पे नजर डाल दो, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि K शेल में 2 ही आ सकते हैं, 2 ही भरे हैं। L शेल में 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम है, लेकिन जितने की जरूरत थी उतना ही भरा है। M और N अभी खाली है। बात समझ आई? आओ बात करते हैं सोडियम की। सोडियम मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। 11 में से हम K में कितने बिठा सकते हैं? भाई K में 2 की जगह है तो 2 बिठा दो। ए सोडियम तेरे 11 में से 2 तो यहां बैठ जाएंगे। अब सोडियम कहता है 11 में से 2 तुमने K में बिठा दिए, बचे कितने? 9। 9 में से तुम L में कितने बिठा सकते हो? L में जगह कितने की होती है? 8 की। तो यहां कितने बिठा दिए? 8। बोलो यहां कितने आ गए? 1। कह दो किसी बच्चे को कोई डाउट है? सुन लो, समझ लो दोबारा से। एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का? 11। सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। K में कितने आ जाएंगे? 2। क्यों? जगह 2 की होती है। अब 11 में से 2 बैठा दिए, 11 में से 2 उठा दिए, बचे कितने? बचे कितने? 11 में से 2 बैठा दिए तो 9 बचे। क्या 9 यहां बिठा सकते हो? नहीं। क्यों?
क्योंकि जगह ही 8 की है, जगह ही 8 की है, तो 9 में से यहां कितने बिठा दिए 8, बच कितने गए, एक कहां बिठा दिया MAN। तेरे पास बिठाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे पास, तू वेट कर, आएगा तेरा नंबर बाद में भी। मैग्नीशियम 12 में से 2 यहां बिठाए, 8 यहां बिठाए, बचे कितने 2 बिठा दिया। एल्यूमिनियम 2 यहां बिठाए, 8 यहां बिठाए, 2 यहां बिठाए। सिलिकॉन 2 यहां बिठाया, 8 यहां बिठाया, 4। फास्फोरस 2 यहां, 8 यहां और 5। सिलिकॉन 2 8 6। क्लोरीन 2 8 7। आर्गन 2 8 और 8 और 2 10 हमारे पास आ गए 18। ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं हर एक बच्चा आप में से देगा अगर पूरी अटेंशन, तो है मेरी गारंटी नहीं होगी किसी को कोई भी टेंशन। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, दैट माय ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड पे कंप्लीट अटेंशन। ये पता है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए लेक्चर क्रिएट कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा जब इसे देखे तो उसके जहन में फिक्स हो जाए। देखो कुछ भी नहीं किया यार, बच्चे बिठाने होते हैं मुझसे। बच्चा कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। कहां बिठाने हैं, बेंच पे। बेंच कौन है यहाँ पे, शेल। तो फिर एटम क्या है, कमरा। किसका, केमिस्ट्री की दुनिया का। तो केमिस्ट्री की दुनिया क्या है, मान लो एक स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, कमरे। कमरों में क्या होता है, बेंच। बेंच पे क्या होता है, बच्चे। तो यहाँ स्कूल कौन, एटम। यस और नो, या क्लासरूम मान लो उसे, यस और नो। तो स्कूल अगर क्लासरूम है तो क्लासरूम में कौन, बेंच। बेंच कौन, शेल। शेल पे कौन, बच्चे। बच्चे कौन, इलेक्ट्रॉन। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है, समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। गुड, अगर ये समझ आ रहा है तो आओ बात करते हैं आर्गन के बाद पोटेशियम की। पोटेशियम का टॉपिक नंबर कितना, 19। प्रोटॉन कितने, 19। इलेक्ट्रॉन भी कितने, 90। पहले कितने कहां बिठाएंगे, के में 2 बिठाए, 8। अब बताओ पोटेशियम के 19 इलेक्ट्रॉन में से 10 बैठ गए, बचे कितने, 9। कितने बिठा दिए, 9। बचा रहता है वहां पे आपने 9 क्यों बिठाए, क्यों, M में 18 इलेक्ट्रॉन तक बैठ सकते हैं, तो 18 में से 9 तो बैठा ही सकता हूं। नहीं सर ये गलत है, गलत है सर। वे क्यों गलत है, नहीं सर गलत है, मैंने तो एनसीईआरटी में देखा है यहाँ पे 80 लिखा है। सही देखा है, एनसीईआरटी में यहाँ 80 लिखा है, तो फिर आपने 9 क्यों लिखा है, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। एनसीईआरटी में 8 क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा, लेकिन मैंने 9 क्यों लिखा पहले वो बता दूं, क्योंकि मैंने सिखाया ही है कि स्टेप बाय स्टेप भरो। पहले मैंने क्या भरा, के भरा, फिर जो बचे मैंने कहां भरा, एल भरा, फिर जो बचे मैंने कहां भरा, एम भरा। अब बारी किसकी, कैल्शियम की। तो कैल्शियम में 2 8 10 बताओ कोई गड़बड़, हाँ सर गड़बड़ है। अबे गड़बड़ है सर, क्या गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। अबे क्या गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। अबे वही तो पूछ रहा हूं, क्या गड़बड़ है, साफ पता चल रहा है गड़बड़ क्या है। गड़बड़ तो एक्चुअली में है नहीं, वो आपको लग रही है क्योंकि आप एनसीईआरटी से कंपेयर कर रहे हो, और एनसीईआरटी में गलत कुछ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो कहा गया है वहां तक मैं भी पहुंचा नहीं हूं। तो एनसीईआरटी ने ये वाली बात बताई बिना वो वाली बात बता दी, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले वाली बात अपुन है ना, अपुन मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। मेरा काम है आपको सिखाना प्रॉपर तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से। तो भैया मैंने ये सिखाया है कि एटम में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और जितने एटम के पास एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को आप सीक्वेंशियल मैनर में बिठाते चले जाते हो। तो मैंने बिठा दिया के में, आप नोटिस करो यहां मैंने 2 बिठा दिए, तो 19 में से 2 यहां बैठ गए, तो 17 बचे। उसके बाद एल में 8 की जगह थी तो 8 बिठा दिए, तो 19 में से 10 बैठ गए, 9 बचे। तो भाई कहां बिठाऊंगा, आगे बिठाऊंगा। एक बच्चा कहता है आगे तो बिठाओगे, लेकिन 9 ही क्यों, 8 क्यों नहीं। मैंने कब कहा कि 8 बिठाने, हम हमेशा उतने बिठाते हैं जितने बचते हैं। तो बचे कितने, 9। जगह कितने की है, 18 की। बिठा कितने सकते हैं, 18। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 9। तो क्या गलती है। फिर एनसीईआरटी में यहां पे 8 क्यों लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में मैं तो नहीं लिख रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा है यहां पे एनसीईआरटी में 8 लिखा है, और यहां पे एनसीईआरटी में 1 लिखा है, और एनसीईआरटी में यहां पे 8 लिखा है और यहां पे 2 लिखा है। क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, मैं समझाऊंगा। क्यों टेंशन लेते हो, मैं समझाऊंगा क्यों टेंशन लेते हो। फिलहाल एनसीईआरटी वाली बात का जवाब अभी नहीं दे रहा हूं, मुझे वहां पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वीडियो लेक्चर में पहुंच जाऊंगा, बेफिक्र रहो। लेकिन फिलहाल मैंने जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो उतने भरे हैं जितने बचे हैं। तो के में 2 की जगह थी तो 2 भरे हैं, एल में 8 की जगह थी तो 8 भरे हैं। अब 20 में से ऑलरेडी 10 भरे हैं, तो बोलो कितने बचे हैं, 10 बचे हैं। तो कहां बिठा दिए, एम में बिठा दिए। प्लीज हैव अ केयरफुल लुक।
माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन, ताकि ना हो आप में से किसी बच्चे को जरा भी कोई टेंशन। मैं चाहता हूं कि एक बार आप बोर्ड पे या स्क्रीन पे नजर आने वाली ये पूरी की पूरी टेबल अच्छे से देख लो। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, ये पूरी टेबल अच्छे से देख लो, ताकि आपको मेरे द्वारा बताई हुई, समझाई हुई, पढ़ाई हुई ये बातें समझ आने लगे। हाँ सर, समझ तो आ रही है, टेबल हमने देख ली, ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। ये टेबल में हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये आना, ये करना बेहद जरूरी है। प्लीज हैव अ केयरफुल लुक, एक बार देख लीजिए। है अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो आप मुझे पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा आपके लिए काम आने वाला टॉपिक है, तो इसलिए है मेरी फिर से गुजारिश कि दीजिए इस पे फुल अटेंशन, ताकि ना हो किसी बच्चे को कोई भी टेंशन। अब देखना यह है कि अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई तो इसके बेसिस पे हम क्या सीखने जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि इसके बेसिस पे हम क्या सीखने जा रहे हैं। देखो, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, और उस बात को बताने के लिए मैं इस टेबल का इस्तेमाल करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके शेल्स में मौजूद है। एक बच्चा बोला हाँ सर, दिख रहा है किसी भी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके शेल्स में मौजूद है। दिख रहा है सर, दिख रहा है, ओके, अच्छी बात है, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में जितने भी एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या आपको वो कभी अकेले दिखाई देते हैं? बहुत कम। वो एटम अकेला नहीं दिखाई देगा, रैदर अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम या अपने ही जैसे सेम एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में दिखाई देगा। कंबाइंड का मतलब जुड़ा हुआ, कंबाइंड का मतलब दोस्ती की फॉर्म में, दोस्त बन चुका है वो किसी के साथ। जैसे कि कार्बन की अगर मैं बात करूं और ऑक्सीजन की बात करूं, सो कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है CO, जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन वही कार्बन जब दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एक बच्चा कहता है सर आप कार्बन की बात क्यों कर रहे हो? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और बनाता है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। एक बच्चा बोला ये आपने मॉलिक्यूल को कहा, आप तो भी एटम एटम बोल रहे थे। नाइस, हमेशा याद रखना कि जब भी एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो उसके कंबाइन करने के केमिस्ट्री की दुनिया में तरीके बहुत सारे हैं। हम सारे तरीके क्लास 9th में नहीं पढ़ेंगे। मैं उसी तरीके को सबसे ज्यादा समझाऊंगा जो 9th के सिलेबस से रेलेवेंट है, और वही एक तरीका आपके दिल में बाकी तरीकों को जानने की इच्छा जगाएगा, और तब आपके दिल में केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने की क्यूरियोसिटी जागेगी। तब आपका मन करेगा यार अभी और पढ़ना है। 10th क्लास में आपको वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जब 10th क्लास में आपको पता चलेगा कि वो जवाब भी अधूरे हैं, तो 11th में जब आप आगे जाके साइंस पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन की जब बारी आएगी, तब आपके मन में क्यूरियोसिटी जाएगी, भाई मुझे साइंस पढ़नी है, मेरे सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। कमिंग बैक, वापस आ जाओ, सपना देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा रहा था। कमिंग बैक तो मैं बता रहा था कि जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो उसके कंबाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो बनाता क्या है? तो एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो एटम और एटम की दोस्ती से बनता है मॉलिक्यूल। सही सुना आपने, एटम और एटम की दोस्ती से बनता है मॉलिक्यूल। सही सुना आपने। लेकिन सर एटम एटम से दोस्ती क्यों करता है? वाई? एक हाइड्रोजन के एटम ने क्लोरीन से दोस्ती क्यों करी? हमारे घर में हम नमक खाते हैं, नमक को क्या कहते हैं जानते हैं आप? कॉमन सॉल्ट। केमिस्ट्री की दुनिया में से क्या कहते हैं जानते हैं आप? सोडियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो शायद आज से पहले आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन अब आपको पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एटम, मतलब कि कौन सा एटम किससे कंबाइन कर सकता है। कोई भी एटम किसी से भी कंबाइन कर सकता है, लेकिन क्यों? व्हाई? एटम एटम में दोस्ती क्यों करता है? यस, आइए अब आपको बताता हूं कि एटम एटम से दोस्ती क्यों करता है। केमिस्ट्री की दुनिया में हर एटम
दूसरे एटम से दोस्ती इसलिए करता है क्योंकि वो खुश रहना चाहता है। खुश रहना चाहता है? ये क्या कोई इंसान है जो उसे खुश रहना है? क्यों? आप खुश नहीं रहना चाहते? आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो क्या आपके दोस्त नहीं है? है ना? आप दोस्ती किससे करना पसंद करते हो? आप दोस्ती उससे करना पसंद करते हो जो आपकी बात सुनता है, जो आपके जैसा सोचता है, जो आपकी बातों को आपके साथ फेवर करता है, या आपके साथ खाना खाता है, या जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। बॉन्डिंग अच्छा शब्द है। यस, बॉन्डिंग। केमिस्ट्री की दुनिया में जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में बनता है केमिकल बॉन्ड और उसे कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन बॉन्ड बनता क्यों है? क्योंकि उस एटम को खुश रहना है। तो एटम को खुशी कैसे मिलेगी? मेरे को तो मेरे दोस्त से बात करके खुशी मिलती है, मेरे को तो मेरे दोस्त के घर जाके खुशी मिलती है, मेरे को तो मेरे दोस्त से जोक सुनने में, जोक सुनाने में, खाना शेयर करने में, होमवर्क करने में, खेलने में, उसके घर जाने में, इन सब में खुशी मिलती है। अबे एटम को खुशी कैसे मिलती है? हाँ, अब ये तो सिर्फ कहने की बात थी। केमिस्ट्री की दुनिया में एटम के खुश होने को एक नया नाम दिया गया, उसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। जी हाँ, तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ये होता क्या है? तो सुनो 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 सुन लो सुन लो। हर एटम, ये कानून है, ये मैंने नहीं बनाया, आप मत सोचना कि मैंने बनाया, मैं पढ़ा रहा हूं। हर एटम केमिस्ट्री की दुनिया में जिससे भी दोस्ती करे उसे बदले में एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज, स्टेबिलिटी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हर एटम केमिस्ट्री की दुनिया में किसी से भी दोस्ती करे उसे बदले में एक ही चीज चाहिए, स्टेबिलिटी। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। एक बच्चे ने कहा स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? दूसरा बच्चा बोला अबे स्टेबिलिटी का मतलब खुशी होता है। हाँ, उसे खुशी चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी का केमिस्ट्री में क्या मतलब है वो सुनो। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हर एटम ये चाहता है, हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल मतलब वो जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचा है? के तक पहुंचा है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल के है। नहीं सर, लेकिन सबसे बाहर तो एन है। अबे सबसे बाहर एन है, मैं मानता हूं। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाला। अबे ऐसे तो सबका सबसे बाहर वाला एन ही है भाई, सबका, सारे एटम्स का सबसे बाहर वाला शेल कौन है? एन। लेकिन केमिस्ट्री कहती है नहीं, आउटर मोस्ट शेल उसे माना जाएगा जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन के तक पहुंचा, तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल के। हीलियम में इलेक्ट्रॉन के तक पहुंचा, एल तक नहीं पहुंचा, तो हीलियम में भी आउटर मोस्ट शेल के। लिथियम में आउटर मोस्ट शेल एल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचा? एल तक पहुंचा। बेरिलियम में भी आउटर मोस्ट शेल कौन सा? एल। तो सर तो बड़ा कॉमन सेंस है, जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा आउटर मोस्ट शेल। तो हाइड्रोजन तेरा के, हीलियम तेरा के, लिथियम तेरा एल, बेरिलियम तेरा एल, बोरोन तेरा एल, कार्बन तेरा एल। ए तुम सबका एल, क्योंकि तुम सब में इलेक्ट्रॉन एल तक पहुंचा। हाँ, आओ बात करें उनकी। ए तुम सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन एन तक पहुंचा। ए सबका नहीं, आर्गन तक का। पोटेशियम और कैल्शियम का देखो कहां पहुंचा? एन तक पहुंचा। सर वो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहुंचा ना, आपके अकॉर्डिंग तो नहीं पहुंचा। हाँ, मैं वो बताऊंगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे पहुंचा, लेकिन फिलहाल मैं बात किसकी कर रहा हूं? फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आउटर मोस्ट शेल की। तो व्हाट इज आउटर मोस्ट शेल? आउटर मोस्ट शेल किसी भी एटम का वो शेल होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। ठीक है सर, समझ गए? वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। कौन से कॉन्सेप्ट पे? स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे। क्या है स्टेबिलिटी? मैं समझा रहा था, सुनो। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एटम ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसे कहा जाता है केमिस्ट्री की दुनिया में ऑक्टेट रूल। क्या कहा जाता है? ऑक्टेट रूल। बिल्कुल सही। यहां मैं कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा, यहां बताता हूं, ये जगह खाली है ना, तो सुनो। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल एक रूल है जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? इसके अनुसार, आई रिपीट माय सेंटेंस, इसके अनुसार हर एटम
इसके अनुसार हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, बट ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता। एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देख लो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ऑक्टेट रूल केमिस्ट्री के दुनिया का एक ऐसा रूल है जिसके अनुसार हर एटम चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। अब एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये एक पेन है और ये 2 मार्कर है। फॉर एग्जांपल और ये एक बच्चा है राम, ये एक बच्चा है श्याम। सुनना मेरी बात, ये एक बच्चा है राम, ये एक बच्चा है श्याम। राम को उसकी टीचर ने कहा बेटा तुम्हारे पास 3 पेन होने चाहिए। श्याम ने कहा श्याम को उसकी टीचर ने कहा तुम्हारे पास एक भी पेन नहीं होना चाहिए। आप बताओ क्या राम खुश है? नहीं, क्योंकि राम की टीचर ने कहा तुम्हारे पास 3 पेन होने चाहिए। लेकिन राम के पास अभी कितने पेन है? मान लो 3 पेन है, 2 यहां एक यहां है। राम के पास कितने हैं? 2। क्या राम खुश है? राम खुश नहीं है, क्योंकि उसकी टीचर ने क्या कहा कि उसके पास कितने पेन होने चाहिए? 3। अभी कितने राम के पास? 2। श्याम की टीचर ने कहा कि तुम्हारे पास एक भी पेन नहीं होना चाहिए, खबरदार जो मुझे तुम्हारे पास एक भी पेन दिखाई दिया। श्याम कहता है भाई मैं क्या करूं? कोई मेरा पेन ले लो यार। श्याम ने कहा कोई मेरा पेन ले लो। अब राम ने कहा कोई मुझे पेन दे दो यार। तो मांगने वाले की दोस्ती किससे होगी? देने वाले से। और देने वाले की दोस्ती किससे होगी? मांगने वाले से। सही बात। तो इससे दोस्ती करने का निर्णय लिया। राम ने कहा श्याम will you be my friend? why should I become your friend? क्योंकि मुझको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुझको 1 देना है। इलेक्ट्रॉन? क्या ये इलेक्ट्रॉन है? ये तो पेन है। हाँ अभी के लिए पेन है, लेकिन आगे जाके मैं इस पेन को इलेक्ट्रॉन मान लूंगा। तो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चाहत को पूरा करना चाहते हैं। और एटम्स की चाहत क्या है? वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन ये चाहत हमेशा पूरी हो ये जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आपको अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि हर एटम की ये इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं है। अब इस बात को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, हो रही हो, और हो सकता है ना भी हो रही हो, क्योंकि मैंने अभी तक एग्जांपल नहीं दिया है। अभी मैं सिर्फ समझाने में लगा हूं कि भाई ऑक्टेट रूल होता क्या है। मैं समझाने में लगा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। आओ कुछ एग्जांपल से समझाता हूं तो जल्दी समझ जाओगे। बोर्ड पे ये बनी हुई पूरी टेबल को मैं मिटा रहा हूं, और क्योंकि मैं पूरी टेबल को मिटा रहा हूं तो पूरी टेबल को मिटाकर जो मैंने अब तक है बताया उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से और डिटेल में मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा टॉपिक जो शुरू हो चुका है, मैं बताना चाहूंगा हमारा टॉपिक जो शुरू हो चुका है, एक्चुअली में उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, कि कोई भी एटम स्टेबल कैसे बनेगा। कोई भी एटम स्टेबल कैसे बनेगा। तो सुन लीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू, आई रिपीट माय सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कोई भी एटम खुद को स्टेबल बनाने के लिए, कोई भी एटम खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये चाहता है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। बट उसकी ये चाहत
बट उसकी ये चाहत हमेशा, उसकी ये चाहत हमेशा पूरी हो, हमेशा पूरी हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा पूरी हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिन एटम्स की ये चाहत या फिर ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वो कैसे होती है ये जानना जरूरी है। पूरी होती है, वो होती है बाय टू वेज, पहला तरीका या तो कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन गवाता है, और या तो कोई एटम किसी और से इलेक्ट्रॉन मंगवाता कह लीजिए या कह लीजिए पाता है। पहले बोर्ड पे लिखी हुई इस पूरी सूचना को मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों एक बार अच्छे से देख लीजिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये तरीका अपने आप में बहुत यूनिक तरीका है, और मेरे को चाहे जितना भी समय लग जाए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बिठा के रहूंगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, अब आपको मैं नजर नहीं आ रहा हूं लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कोई भी एटम खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, बट उसकी ये चाहत हमेशा पूरी हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिन एटम्स की ये चाहत या फिर ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो होती है बाय टू वेज। या तो कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन गवाता है, यानी किसी से वो मांग लेगा, जैसे कि पेंसिल का केस था। कहां गया पेन कहां गया, अरे पेन भाई गायब हो गया, कोई बात नहीं, पेन गायब हो गया। बट आपको मैंने बताया था कि यहां पे मेरे पास 2 पेन है, यहां पे एक पेन है, तो इसने इससे कहा तू अपना एक पेन मुझे दे दे। अच्छा तुझे दे दूं? हाँ मुझे दे दे, ले। तो बोलो गवाया किसने? इसने। पाया किसने? इसने। फायदा किसको? दोनों को, क्योंकि ये राम था, ये श्याम था, और राम की टीचर ने कहा था तुम्हारे पास 3 पेन होने चाहिए, श्याम की टीचर ने कहा था तुम्हारे पास एक भी नहीं होना चाहिए। तो आप दोस्ती अपने दोस्त से पता क्यों करते हो? क्योंकि आपके दोस्त का मतलब आपसे पूरा होता है, और आपका मतलब आपके दोस्त से आपका पूरा होता है। एक बच्चा कहता है मतलब आप इल्जाम लगाना चाहते हो सर मैं मतलब ही हूं? नहीं, मैंने नहीं कहा कि आप मतलब ही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप दोस्त से बातें क्यों करते हो? भाई क्योंकि मुझे तुझसे बात करना अच्छा लगता है, तो ये आपका मतलब है कि आपको उससे बात करना अच्छा लगता है। दैट इज व्हाई यू टॉक टू योर फ्रेंड। भाई तू मुझसे अपने सारे दुख क्यों शेयर करता है? भाई क्योंकि तू मुझे समझता है, तू अंडरस्टैंडिंग है। तो उसका मतलब है कि उसे एक अंडरस्टैंडिंग दोस्त मिला है, इसलिए वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करता है। आप उसे सुनते हो क्योंकि आपको आपका दोस्त प्यारा है। तो दैट इज व्हाई केमिस्ट्री की दुनिया में भी एटम्स आपस में दोस्ती करते ही ऐसे हैं, और उनकी इस दोस्ती के पीछे कारण एक ही होता है, उन्हें चाहिए खुशी। और केमिस्ट्री की दुनिया में उस खुशी का मतलब है स्टेबिलिटी। अब वो कैसे प्राप्त होती है उसके 2 तरीके हैं। या तो कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन गवा देता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन किसी से पा लेता है। एक बच्चा बोला कैसे? आओ समझाता हूं। हर एटम, सुनिए ध्यान से, हर एटम, every atom will try कि उसके आउटरमोस्ट शेल में मौजूद हो 8 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हो 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना is considered to be
बट ये हमेशा हो पाए, हो पाए ये जरूरी नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हो और उसे कई ज्यादा सही देख रहे हो। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, मैं स्क्रीन के आगे से हट चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप सबका ध्यान स्क्रीन पे लिखी बातों पे जाए। मैं चाहता हूं कि आप सबको स्क्रीन पे लिखी बातें नजर आए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर एक एटम कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी आ जाए, चाहे किसी से देकर आए या किसी से लेकर आए। भाई अगर मान लो आपकी जेब में 50 रुपए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए। अब किसी ने कहा भाई कुछ भी करो तुम्हारे पास 50 रुपए होने चाहिए। मैं कहा कुछ भी करो, 50 होने चाहिए, चोरी तो करूंगा नहीं। कह रहा, मैंने कहा भाई तरीका क्या है? कह रहा या तो किसी से मांगो या किसी को दो। मैं पागल हूं, मैं क्यों दूंगा 10 रुपए? भाई तुमने कहा कंडीशन ये है कि मेरे पास 50 रुपए होने चाहिए, तो मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं वो हूं जिसे पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे पास कम है। अब मैं कितने मांगूंगा? 40 मांगूंगा, क्योंकि मुझे कितने चाहिए? 50 है मेरे पास कितने? 10। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, वो मांगेगा। अब मुझे एक दोस्त मिल गया, वो कहता भाई मेरे पास और पैसे हैं क्या? मैं देखता हूं, भाई मेरे पास 20 रुपए है, तुम्हें लो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए और आ गए। एक ने कहा भाई मेरे पास 20 रुपए, तुम्हें कितने चाहिए? मैं कहा भाई मुझे 40 चाहिए। कहता भाई मुझसे दोस्ती करोगे? मैं कहा मैं नहीं करूंगा तुमसे दोस्ती। कह रहा क्यों? मैं तुम्हें 20 दे रहा हूं, तुम्हें 40 चाहिए, तो तुम्हारा काम बन तो रहा है? नहीं, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा काम बनेगा 40 से। तो मैं उसे क्या कहूंगा? अच्छा एक काम करो, तुम आ जाओ। कह रहा फिर? अभी तो तुम कह रहे तुम्हारा काम नहीं बन रहा, क्या होगा मेरे आने से? अबे तुम आ जाओ, तुम अपने जैसा एक और लेकर आओ। तुम्हें कितने देने हैं? 20 देने, लाओ 20 दो। 20 आ गए, 20 आ गई। मेरे पास कितने थे पहले? 10। मुझे कितने चाहिए? 40। कितने आ गए? 20 और, तो टोटल कितने हो गए? 30। अब ये एक एटम है, मैं कहूंगा यार तुम अपने जैसा कोई और लेकर आओ, जो या तो 10 दे रहा हो, 10 ही दे रहा हो, 20 दे तो मेरे पास ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं जब दोस्ती करूंगा किसी भी एटम से, तो दोस्ती इस नजरिए से करूंगा कि मुझे वो मिले जो मुझे चाहिए। अब कोई कहे भाई साहब मेरे पास 60 है, आप मुझसे दोस्ती कर लो। भाई मैं तुझसे दोस्ती क्यों करूं? भाई मुझे 40 चाहिए, भाई मुझे 40 चाहिए, मैं तुझसे दोस्ती क्यों करूं भाई? तो हर एक एटम किसी दूसरे एटम से दोस्ती तब करता है जब उसकी ये इच्छा पूरी हो, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरी हो। अब एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। हाँ थोड़ी कंफ्यूजन तो होगी, क्योंकि एग्जांपल नहीं दिए यार। आपको क्या लगता है ये छोटी सी कहानी एक बार में खत्म हो जाएगी? नहीं, अच्छे दिग्गज कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन लिमिटेड टाइम की है। जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे ना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आओ आपको बताता हूं कि क्या करना है। एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस चेक द स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी। आइए, तो आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठानी है कि स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। आइए बात करते हैं, स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। आइए क्वेश्चन आ गया, लेट अस चेक कि एटम स्टेबल है या नहीं। स्टेबल है, और स्टेबल होने का क्राइटेरिया क्या है? स्टेबल होने का क्राइटेरिया है कि आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल होने का क्राइटेरिया है कि आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। आओ चेक करें। पहला एटम, मैंने एटम उठाया हाइड्रोजन। तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तुम्हारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो तुम्हारे के में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब बताओ स्टेबल अनस्टेबल? साफ पता चल रहा है अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कौन? के में कितने होने चाहिए? 8। कितने हैं? 1। एक बच्चा कहता है सर चाहे जिंदगी में ये आदमी कुछ भी कर ले, इसके 8 कभी नहीं हो सकते। क्यों भाई?
सर के में तो जगह ही 2 की होती है, 8 कहां से लाओगे? एक बच्चा बोला अगले में भर दो, नहीं, आउटर मोस्ट शेल मींस आउटर मोस्ट शेल, नेक्स्ट शेल नहीं। सुनो ध्यान से दोबारा, पहला सवाल, क्या हाइड्रोजन स्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। स्टेबिलिटी के कितने होने चाहिए? 8। तो कितने की कमी है? 7 की कमी। क्या ये 7 की कमी पूरी हो सकती है? क्या ये किसी से 7 मांग सकता है? एक बच्चे ने कहा सर क्या पता कोई 7 दे दे। अरे अगर किसी ने 7 दे भी दिए, फॉर एग्जाम्पल दे दिए, तो रखिएगा कहां? के में तो जगह 2 की होती है, तो क्या हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन से कभी स्टेबल हो सकता है? नहीं। सुन लीजिए, तो नोट, हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की तो जगह ही नहीं है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह ही नहीं है। मेरे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं सजेशन कि एक बार देख लीजिए, क्या हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है? नहीं है। अब खुद सोच के देखो, क्या हीलियम स्टेबल है? एक बच्चा कहता है कैसे बोलूं? हीलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 देखेंगे तो कहां जाएगा? एल में जाएगा, लेकिन आपने तो कहा आउटर मोस्ट शेल मींस आउटर मोस्ट शेल, तो हीलियम का आउटर मोस्ट शेल कौन है? के। तो सुनो ध्यान से, सिमिलरली हीलियम भी 8 इलेक्ट्रॉन पाकर स्टेबल नहीं हो सकता। 8 इलेक्ट्रॉन पाकर भी स्टेबल नहीं हो सकता। हीलियम भी 8 इलेक्ट्रॉन पाकर स्टेबल नहीं हो सकता। Therefore, few elements like hydrogen, like helium, like lithium, like beryllium are exceptions, जिनको स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं प्राप्त होती, अभी बच्चा बोला 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं होती, तो भाई फिर ये खुश कैसे रहेंगे? यस, वेरी नाइस। However, they can become stable only with पूरा भरा हुआ आउटर मोस्ट शेल, यानी इन एलिमेंट्स के लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, रैदर इन एलिमेंट्स के लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन है कि इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा होना चाहिए। तो चेक करो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ हाइड्रोजन स्टेबल या अनस्टेबल? एक बच्चे ने कहा कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 तो आ नहीं सकते, तो हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। हाँ, तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। हाँ, तो हाइड्रोजन के लिए फिर स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन के लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन है कि उसका आउटर मोस्ट शेल भरा होना चाहिए। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलो भरा है या खाली है? सर खाली तो नहीं है, आधा भरा है, क्योंकि के में जगह कितने की होती है? 2 की। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1। कितने की कमी? 1 की कमी। अब बताओ हाइड्रोजन क्या करेगा? एक बच्चा बोला गेन करेगा, किसी से मांग सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जगह तो 2 की है, लेकिन उसके पास 1 ही है, उसे 1 और मिल जाएगा तो उसकी दोनों जगह भर जाएगी। सही बात, यानी हाइड्रोजन विल गेन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कहता है अगर किसी ने मुझे दिया नहीं तो भाई या तो एक काम करो खाली कर दो। तो हाइड्रोजन स्टेबिलिटी 2 तरीके से प्राप्त कर सकता है। वो कहता है या तो मुझे भर दो या मुझे खाली कर दो। तो यहां पे एक सेंटेंस लिखेंगे, कैन बिकम स्टेबल ओनली विद पूरा भरा हुआ आउटर मोस्ट शेल, या फिर और
खाली शेल और खाली शेल, खाली शेल से भी वो स्टेबल हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन के केस में, ये सिर्फ हाइड्रोजन है, ये बात सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। इसे पूरी केमिस्ट्री पे अप्लाई मत करना, इसे पूरी केमिस्ट्री पे अप्लाई मत करना, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि हाइड्रोजन का शेल खाली नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा कभी नहीं होता, होता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देता है और जरूरत पड़ने पर यहां पे कुछ नहीं बचेगा, यहां पे कुछ नहीं बचेगा, ये खाली हो जाएगा। कब? तब जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन गवा देगा, यानी अपने आप को खाली कर देगा। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन पा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। पाना क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है ताकि उसका के भर जाए। एक उसके पास पहले से है, उसको एक और मिल जाएगा तो वो के में 2 बन जाएगा, के में 2 बन जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन एक गारंटी पक्की है, कंफ्यूजन जरूर होगी। पूछो क्यों? बताओ क्यों? मैं एक बात बता रहा हूं, आप एक बात सुन रहे हो, लेकिन मन में और दिमाग में 1000 सवाल फूट रहे होंगे। अरे यही तो मैं चाहता हूं कि जब मैं एक बात बताऊं और आप एक बात सुनो तो मन में हजारों सवाल फूटे। वो कैसे, ये कैसे, ये कैसे, मैं वो जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, हर चीज बताऊंगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी की शुरुआत करी है, और शुरुआत करी है लेकिन टॉपिक खत्म नहीं किया। ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अरे मैं तो कहता हूं अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है, बस सिर्फ बताने के लिए कि भाई स्टेबिलिटी कैसे आती है। तो स्टेबिलिटी 2 तरीके से आती है। एक, कुछ एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी मिलती है 8 इलेक्ट्रॉन से, कॉमा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और मैंने सिर्फ एक्सेप्शंस के एग्जांपल दिए, वो भी सारे नहीं, कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हाइड्रोजन का दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है। कहां भरेगा? एक बच्चा कहता है एल में भर लेगा। अबे आउटर मोस्ट शेल तो के है, तो के ही भरना होता है। तो क्या हुआ सर, एल बन जाएगा? ऐसा नहीं है। जो आउटर मोस्ट था वो आउटर मोस्ट है और वही आउटर मोस्ट रहेगा। तो के आउटर मोस्ट था, के आउटर मोस्ट है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए तो के ही आउटर मोस्ट रहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन कहां आने चाहिए? के में नहीं आ सकते। क्यों? जगह नहीं है। फिर क्या करें भाई? 2 की जगह 2 ही भर दे। क्या और क्या कर सकते हैं? तो भाई जो है उसे भी निकाल लेते हैं, या तो खाली कर दे या भर दे। ये बात हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर हाइड्रोजन। जो बात मैंने कही, एक बच्चा कहता है हीलियम के लिए तो एप्लीकेबल है। क्यों भाई? हीलियम तो पहले से खुश है। कैसे खुश है? हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, के में 2। बताओ, हीलियम को कोई कहेगा भाई साहब 10 रुपए दो, ए चुप मेरे पास है, भाई साहब दे दो, ए क्यों दूं, मेरे पास है। सही बात। हीलियम किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, हीलियम किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में जगह कितने की होती है? 2 की। भरे में भी कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन के बाद अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम इज ऑलरेडी हैप्पी। कहता है आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी दोस्त, मुझे किसी का दोस्त नहीं बनना। ए मुझसे दोस्ती मत करियो, ना मांगियो ना दियो, ना मुझे ना कुछ देना है ना मुझे कुछ लेना है, मैं हैप्पी हूं, मेरे पास सब कुछ है। तो हीलियम इज अ अनरिएक्टिव एलिमेंट, किसी से दोस्ती नहीं करता क्योंकि वो अपने आप में खुश है, वो अकेला रहना पसंद करता है। बात समझ आई? केमिस्ट्री की दुनिया है, आसानी से नहीं समझ आएगी, कंफ्यूजन हो रही होगी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, रादर गेट मोर अटेंटिव एंड पे योर फुल कंसंट्रेशन, ताकि जो आने वाली बातें वो आप जब सुनो तो इस बातों को सुनकर जो मन में सवाल उठ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, अब जो आने वाली बातें हैं ना वो मैं फ्रेश माइंड से आपको समझाना चाहता हूं अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि होगा हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का वीडियो लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करूंगा। मतलब सर आज भी खत्म नहीं कर पाए? अरे भाई ये आसानी से खत्म करने वाली या आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये टॉपिक कोई एक मजाक नहीं है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपके लिए खेल बन जाए,
सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, अगर मेरे द्वारा आज के किसी भी बात को आपको समझने में जरा सी भी हुई होगी, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन, तो है मेरी आपको छोटी सी गुजारिश कि आप मत लेना टेंशन। बस फिर से आऊंगा एक बार लौट के, सब कुछ रिवाइज कराऊंगा, आप देना अटेंशन, देखना आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग की पेंशन। और अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिले तो फिर अच्छी बात है। ये सवालों के जवाब पे तो टॉपिक अभी आगे और बढ़ेगा ना। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी का जिक्र छिड़ चुका है। अगले वीडियो लेक्चर में लौट के आऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। आज का वीडियो लेक्चर देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक किसी 9th क्लास के बच्चे ने मेरे इस वीडियो को या मेरे बाकी वीडियोस को या चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूलें। सिंपल। वंस अगेन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों।